Everyone, this is Dr. Priyanka. Welcome to today's class. This is lecture number 3 from our Sarthak batch, Paper to Education. और आज जो है हम करेंगे Research in Education. Some very important previous year questions which are very important for your upcoming December 2023 exam. Students, ये जो सार्थक बैच है ना, this is like a capsule. It's like a rapid course. It's like a score booster. जिसके अंदर जो भी हम questions लेके आ रहे हैं वो स्पेशली हम पिक कर रहे हैं उन कॉन्सेप्ट से जो कि रिपीटेडली लास्ट 7 to 8 ईयर्स में बार बार पूछे गए हैं. सो एंश्योर दैट यू हैव योर आंसर शीट्स इन हैंड्स एंड अटेम्प्ट विद मी द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम माय वेरी फेवरेट यूनिट एंड योर फेवरेट रिसर्च. सो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following terms best indicates the intent of a qualitative research? Understanding, explanation, description, exploration या फिर interpretation. So you can pause the video if you want to attempt it for yourself. तो qualitative research जो है आप जानते हो क्या follow करती है? इंडक्टिव अप्रोच, है ना. क्वेश्चन फॉर्म में इसके अंदर क्या लिखा जाता है? रिसर्च क्वेश्चंस. क्वालिटेटिव का मतलब ही यही है, कंटेंट बेस्ड, और हम मान के चलते हैं कि हमें नहीं आता और हम जानना चाहते हैं, हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम रिसर्च क्वेश्चंस के थ्रू जाते हैं. यानी कि हम क्या करते हैं? हम एक्सप्लोर करते हैं. तो एक्सप्लोर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन आएगा. तो देखो कहाँ पे है एक्सप्लोर, और इन्होंने हर जगह डाला हुआ है. बहुत स्मार्ट है ये. अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब. एक्सप्लेन हम कब करेंगे? एक्सप्लेन तभी करेंगे ना जब अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना. डिस्क्राइब भी हम तब कर पाएंगे जब हम अच्छे से चीज़ों को समझ सकेंगे. तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शंस कौन से होंगे? एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड उसमें से मीनिंग निकालना. यानी एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड एंड कम आउट विद अ मीनिंग. तो देखिए कौन सा है यहाँ पे? ए, डी और ई. ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही आंसर होगा. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statistical techniques may be successfully used to analyze research data available on ordinal scale only? Now students, you know कि 4 प्रकार के स्केल्स होते हैं, राइट, जिसको आप नॉयर बोलते हो, NOIR, और ये होता है नॉमिनल, ये होता है ऑर्डिनल, then we have interval scale and then we have our ratio scale. और ये पूछ रहे हैं कि अब आप बताओ ऑर्डिनल स्केल में से इनमें से कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्डिनल में आप कौन से को काउंट करोगे? ऑर्डिनल यानी रैंक वाइज चीजों को लगाना. क्वार्टाइल डिविएशन, स्टूडेंट्स टी टेस्ट, परसेंटाइल रैंक, काई स्क्वायर एंड स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड. तो इसका जो पूरा नाम है ना वही है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस. और ऑर्डिनल क्या करता है? रैंक में ही डेटा को लगाता है. तो स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड तो होगा ही होगा. देखो इसको काट दो ऑप्शन को, ठीक है. उसके बाद आते हैं क्वार्टाइल डिविएशन. क्वार्टाइल डिविएशन भी क्या होती है? आपका जो डेटा है वो आप लोएस्ट स्कोर से हाईएस्ट स्कोर में लगाते हो, और उसके बाद ये आपका Q2 यानी कि जिसको कि आप मीडियन भी बोलते हो, Q1 लोएस्ट स्कोर से हाईएस्ट स्कोर में लगाया, और Q3 यानी कि आपने 4 हिस्सों में अपने डेटा को डिवाइड कर दिया. तो क्वार्टाइल डिविएशन भी होगा. तो चेक कीजिए ए और ई कहाँ पे. ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ऐसे करती हूँ जिनको मैथ में थोड़ी इशू होती है और घबराते हैं. तो देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट को पकड़िए, चेक करिए कौन से ऑप्शन में लिखा है और उसको मार्क करिए. स्टूडेंट्स टी टेस्ट. क्या होता है स्टूडेंट्स टी टेस्ट? 2 ग्रुप्स के बीच में फाइंड आउट करना कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, मीन है ना. फॉर एग्जांपल मेरे पास मेल स्टूडेंट्स का डेटा है, फीमेल स्टूडेंट्स का डेटा है, मीन है दोनों का, और मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या जो उनके बीच में डिफरेंस आया है, सपोज लड़कियों का ज़्यादा आया है मीन, तो क्या वो वाकई में सिग्निफिकेंट है या ऐसे ही आ गया है. तो उसको मैं क्या चेक करती हूँ? टी टेस्ट से चेक करूँगी, टेबल वैल्यू से कंपेयर करूँगी एंड चेक करेंगे कि क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है. और ये इंटरवल रेशियो स्केल पे ही किया जा सकता है. काई स्क्वायर टेस्ट. काई स्क्वायर के अंदर क्या होता है? फ्रीक्वेंसीज देखते हो आप. और परसेंटाइल रैंक क्या होता है? 0 से लेके 1 का स्केल होता है, जिसके अंदर 0 से लेके 100 परसेंटाइल का स्केल होता है, जिसके अंदर जो भी आपका परसेंटाइल रैंक है वो बताता है कि क्या आपकी पोजीशन है और आपसे पीछे कितने लोग हैं. सपोज आपका परसेंटाइल आता है 99, यानी कि 99% लोग जो हैं उनका आपसे पीछे रैंक आया है. तो स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा इसका? क्वार्टाइल डिविएशन, परसेंटाइल रैंक, ए, सी एंड ई. आंसर नंबर बी. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. assertion है the value of reliability of coefficient of a test varies from 0 to 1 but cannot be negative. very right statement. जब आप एक टूल या टेस्ट की रिलायबिलिटी देखते हो डिफरेंट मेथड से, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट रीटेस्ट मेथड हो गया,
पैरेलल इक्वल फॉर्म हो गया है ना। तो आप क्या चेक करते हो कि उस पर्टिकुलर टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनका आपस के अंदर कैसा रिलेशन है, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन जो होता है टेस्ट के क्वेश्चंस का एक दूसरे के साथ, एक ऐसा टेस्ट जो एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि उनका अगर आप आपस में कोरिलेशन देखते हो तो कभी नेगेटिव नहीं आता है, इट इज फ्रॉम 0 to 1. The correlation of a set of scores with itself or a set of parallel scores cannot be negative. सही में एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन, वो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है। तो आप क्या बोलोगे, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट्स इसके साथ आप ये भी लिख लीजिए कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कोरिलेशन 0 से लेके 1 यानी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद कोरिलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है ना स्टैट्स का, वो होता है -1 से लेके +1, तो इसको प्लीज आप उससे कंफ्यूज मत होना, और जस्ट रिमेंबर रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. If the distribution of scores obtained by a group of examinees on a test is skewed negatively, then which of the following statements is false? कितना स्मार्ट क्वेश्चन है ये, यानी कि कुछ ऐसे होती है ना, नेगेटिवली स्क्यूड कर्व जो है वो इस तरह होगा, राइट, ये क्या है आपका मोड, ठीक है, ये क्या होगा आपका मीन, और सैंडविच किसका बनता है, सब जानते हैं, सैंडविच बनता है मीडियन का। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज क्रॉस द पासिंग कट स्कोर, यानी मैक्सिमम बच्चों ने जो है मीन से ज्यादा स्कोर किया है, सही स्टेटमेंट है। द एवरेज डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट आइटम वाज लो, बिल्कुल कम लेवल की डिफिकल्टी थी तभी ज्यादा बच्चों ने जो है वो स्कोर कर लिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कर देती हूँ मैं, आपके लिए इजी रहेगा। सपोज ये है ना, ये मीन है, ये मोड है, तो अभी तक आई एम श्योर आप समझ गए दोनों। मीन स्कोर ऑफ एग्जामिनी वाज मोर देन द मीडियन स्कोर। आप जानते हो, आई ऑलवेज टेल यू दिस, कि बीच में सैंडविच किसका बनता है, मीडियन का। और ये क्या कह रहा है, द नेक्स्ट स्टेटमेंट, मोडल वैल्यू वाज लेस देन मीन बट मोर देन मीडियन। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि जो मीन स्कोर ऑफ द एग्जामिनी है इट इज लेस देन मीन यहाँ पे है, और सैंडविच बनता है मीडियन का, तो मीडियन इज मोर देन द मीन एंड नॉट लाइक दैट। और मोडल वैल्यू जो है वो मीन से ज्यादा है और मीडियन से भी जो है वो ज्यादा है। स्टूडेंट्स ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो गलत हैं। सी और डी आप इसको मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ डी लिखा है, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, सी एंड डी दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है। Coming to question number 5, a variable which potentially influences the outcome of a research study but cannot be directly observed and controlled is called what? एक ऐसा वेरिएबल जो आपकी रिसर्च स्टडी को बिल्कुल तहस नहस करके रख देता है और आप उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हो, तो ऐसा वेरिएबल मैंने आपको डेफिनेशन ही सिखाई हुई है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट वो आपकी रिजल्ट, जो आपका रिसर्च का रिजल्ट है, उसको बिल्कुल तहस नहस खराब कर देता है, मीनिंगलेसनेस उसके अंदर जो है वो ला देता है। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, अ टीचर गेव अ टेस्ट टू 50 स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास एंड अवॉर्डेड लेटर ग्रेड्स A, B, C, D, E। 50 बच्चे हैं उसकी क्लास में टीचर की, और वो उनको 5 ग्रेड्स देता है टू इंडिकेट देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन हायरार्किकल ऑर्डर फ्रॉम द बेस्ट टू द पुअरेस्ट, यानी कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको A ग्रेड दिया जा रहा है, जो सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है उसको E ग्रेड दिया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैज बीन यूज्ड? तो यहाँ पे सिर्फ वो हायरार्की जो है यूज कर रहा है, और साथ में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, वो उनको या तो रोल नंबर्स देगा, है ना, 50 स्टूडेंट्स को रोल नंबर्स देगा, या वो उनके नाम की लिस्ट बनाएगा, नेम की लिस्ट बनाएगा, और साथ में क्या करेगा, वो उनको ग्रेड्स देगा, यानी कि नॉमिनल और साथ में ऑर्डिनल। इंटरवल की तो बात ही नहीं है, वो रैंक्स की बात कर रहा है, वो ऑर्डर की बात कर रहा है, तो नॉमिनल और ऑर्डिनल यहाँ पे सही आंसर होगा। Coming to question number 7, a historian conducts a research study to develop
biography of a social reformer and publishes it in the form of a book. तो the study conducted by him may be called what? एक हिस्टोरियन है, वो एक स्टडी कर रहा है और वो बायोग्राफी लिखता है किसी सोशल रिफॉर्मर की. फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर किसी ने बायोग्राफी लिखी, तो इनमें से जो वो स्टडी करेगा उसको आप क्या बोलोगे? तो स्टूडेंट्स, एथनोग्राफिक, फिनोमिनोलॉजी, ग्राउंडेड या फिर नैरेटिव स्टडी. तो ऐसा जो हिस्टोरियन है वो नरेशंस के ऊपर जाएगा, है ना, एथनोग्राफी के ऊपर थोड़ी ना जाएगा. एथनोग्राफी किसके ऊपर की जाती है? रेस के ऊपर की जाती है, कल्चर के ऊपर की जाती है, एथनिसिटी के ऊपर जो है वो रिसर्च की जाती है. फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी का क्या होता है? लिव्ड एक्सपीरियंशियल रियलिटीज, यानी कि वो सपोज लोग जो कोविड के शिकार थे, आपने उनके ऊपर रिसर्च किया, या एनी इम्पैक्टेड पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिनन, उनके ऊपर आप स्टडी करते हो, फिनोमिनोलॉजिकल आता है. ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ. कोई भी टॉपिक जिसके अंदर आप इतना डेटा कलेक्ट करते हो कि एक थ्योरी फॉर्म कर लेते हो, है ना, और उसके अंदर आप क्या करते हो? एक नई थ्योरी बना के लाते हो, उसको ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं, जिसके अंदर डेटा की क्या हो जाती है? सैचुरेशन. ठीक है. नैरेटिव स्टडी क्या होती है कि लोगों की इंटरप्रिटेशंस, यानी कि लोगों की स्टोरीज, लाइफ स्टोरीज, नैरेटिव स्टडी से आप जो है करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कॉम की जो मूवी थी, राइट, या आप कह लीजिए कि कोई भी बायोग्राफी लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो उसने अगर बायोग्राफी लिखी मतलब किसी की कथा लिखी, किसी की जीवनी जो है वो लिखी, तो वो किसके बेस के ऊपर होगा? स्टोरीज के ऊपर. और ऐसी रिसर्च को आप क्या बोलते हो? नैरेटिव रिसर्च. Coming to question number 8. Which of the following are the key processes in designing an experimental research study? Manipulation of changes in the outcome variable, random assignment of subjects to experimental and control group, exercising control over extraneous variable, observation of changes in the treatment variable, रैंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स टू ग्रुप्स. नाउ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आई कीप टेलिंग यू ऑल मैन्युपुलेशन होता है, मैन्युपुलेशन होता है, मैन्युपुलेशन होता है, और बस देखा नहीं वर्ड और मार्क कर दिया. ये 2022 का क्वेश्चन है जिसको काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया था. क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है और मैन्युपुलेशन लिखा है तो सही ऑप्शन होगा, लेकिन हम ये भूल गए कि इन्होंने लिखा है आउटकम वेरिएबल, और आउटकम वेरिएबल का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर आप चेंजेस देख रहे हो. तो ये नहीं होगा. तो जहां पे भी ऑप्शन ए लिखा है आंसर हो ही नहीं सकता. बी है, यानी रैंडम असाइनमेंट है. अब ये कह रहा है सी, ई बी है, ई बी है, यानी रैंडम असाइनमेंट टू ट्रीटमेंट ग्रुप है. अब हमें चॉइस करनी है सी और डी ऑप्शन में. सी क्या कह रहा है? एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल, और ऑप्शन डी कह रहा है ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंजेस इन द ट्रीटमेंट. नो, ऑब्जर्वेशन हम करेंगे किसके ऊपर? आउटकम के ऊपर. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, राइट. तो आपके पास आंसर क्या होगा? बी, सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. तो स्टूडेंट्स अगर आपने नहीं लिखा है लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा. Coming to question number 9, the case study method is mostly involved in which of the following qualitative research design? Students, case study itself is a research method. Case study क्या होती है? एक particular case या unit के ऊपर आप in-depth study जो करते हो उसे case study कहते हैं. Case जो होता है वो एक इंसान भी हो सकता है, एक institution, एक organization भी हो सकता है, right? तो case study आप किसी और qualitative method में भी use कर सकते हो. अब ये भी डिफरेंट क्वालिटेटिव रिसर्चेस हैं, तो कहाँ पे आप केस स्टडी को इसमें यूटिलाइज कर सकते हो? इस मेथड को किसी और रिसर्च में कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? फिनोमिनोलॉजिकल डिजाइन. फिनोमिनोलॉजी में केस स्टडी की ज़रूरत नहीं है, हमें डेटा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, और हम पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट होता है या पर्टिकुलर जैसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस रियलिटी जो लोगों ने फेस की होती है उसको स्टडी करते हैं. इसमें केस स्टडी करने की कोई बात नहीं है. एथनोग्राफी डिजाइन, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन या फिर नैरेटिव डिजाइन. नैरेटिव डिजाइन में भी जरूरत नहीं है. ग्राउंडेड थ्योरी में भी हमें डेटा चाहिए होता है, लेकिन क्या होता है उस डेटा के अंदर आपने जो टॉपिक पिक किया है उसी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हो जब तक सैचुरेशन नहीं होती. लेकिन स्टूडेंट्स जब आप केस स्टडी करते हो ना, तो आप हर चीज़ के प्रोज कॉन्स, उससे रिलेटेड हर चीज़ जो है आप पढ़ोगे. तो एथनोग्राफिकल डिज़ाइन क्या होता है? जब आप एक पर्टिकुलर रेस एथनिसिटी के ऊपर या कल्चर के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप उससे रिलेटेड हर चीज़ जानना चाहोगे.
एथनोग्राफी में आप क्या करते हो, आप फॉर एग्जाम्पल किसी ट्राइब के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, इट विल बी अंडर एथनोग्राफिकल रिसर्च. बट सपोज एक ऐसा आपके पास सैम्पल है जिसके अंदर सबसे पहले आप ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं करते हो या आपको डेटा देने के लिए ज़्यादा लोग नहीं है, तो आप उन लोगों से ही जानकारी प्राप्त की कोशिश करते हो उनके पर्टिकुलर कल्चर के बारे में. एक तो वो हो सकता है एथनोग्राफी, और दूसरा ये कि केस स्टडी मेथड में आप इन डेप्थ जाओगे, कल्चर के बारे में जानोगे, उनकी पूरी ट्राइब या किसी भी चीज़ के ऊपर आप एथनोग्राफिक रिसर्च करो तो उसका ओवरऑल स्टडी जो है वो आप इन डेप्थ वे में करोगे. तो यहाँ पे एथनोग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आप केस स्टडी का इस्तेमाल करते हो. कमिंग टू लेट्स चेक, यस, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. An independent variable in an experimental study which is manipulated by the investigator at his will is technically known as. अब independent variable in an experimental study which is manipulated, आप जानते ही हो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक ऐसी चीज़ जो उसको सभी रिसर्चेस से अलग बनाती है वो है मैन्युपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आप ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हो. ट्रीटमेंट वेरिएबल जो है इसका नाम होगा. क्यों कहा जाता है इसको ट्रीटमेंट वेरिएबल? देखिए वही वाला जो आप मुझे कहते हो मैम आप एग्जाम्पल देते थे और एनटीए ने वही पूछ लिया है ना. देखिए इफेक्ट ऑफ योगा ऑन हेल्थ करते हैं, यही वाला कह रहे थे ना कि मैम ये आपका जो टॉपिक है इस बारी एनटीए ने यही क्वेश्चन पूछा. तो ये इफेक्ट ऑफ योगा, यानी योगा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना. मैं कुछ देर योगा को कराऊंगी यानी मैं योगा का ट्रीटमेंट दूंगी, ठीक है, किसके ऊपर, इसके ऊपर, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कि आप आउटकम वेरिएबल भी कहोगे, ठीक है जी. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी आई एम गोइंग टू गिव अ ट्रीटमेंट. उसी प्रकार से अगर मैं किसी टीचिंग स्ट्रैटेजी से पढ़ा रही हूँ कुछ दिनों के लिए ये देखने के लिए कि क्या वो पर्टिकुलर टीचिंग स्ट्रैटेजी लेक्चर मेथड से अलग है या नहीं, तो वो जो स्ट्रैटेजी मैं इस्तेमाल करूंगी कितने दिन, वो क्या होगा, वो होगा आपका ट्रीटमेंट वेरिएबल. So coming to question number 10, a researcher conducted a study to have initial idea of scope and magnitude of the problem under study and to test the feasibility of more extensive research. एक रिसर्चर है जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, एक छोटे से आइडिया को, ताकि उसके ऊपर देखा जाए कि आगे रिसर्च की जा सकती है या नहीं की जा सकती. तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्सप्लेनेटरी, कॉन्फर्मेटरी, डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लोरेटरी. तो आंसर आएगा एक्सप्लोरेटरी. It is also known as pilot study. Pilot study भी आप इसको जो है बोलते हो, but going with the options we have, we will go with exploratory. Coming to question number 11, internal criticism is done for what? Now सबसे पहले internal criticism होता किसका है, होता किसके अंदर है, ये होता है किसके अंदर, historical research के अंदर. हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो प्राइमरी सोर्स से, सेकेंडरी सोर्स से. अब वो आपने डेटा कलेक्ट किया तो सबसे पहले आप उसके अंदर करते हो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म. एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करोगे और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करने के बाद आप उसमें करोगे इंटरनल क्रिटिसिज्म. अब एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होता है, आप ये चेक कर रहे हो कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है. और इंटरनल क्रिटिसिज्म जो कि नेक्स्ट स्टेप आता है, उसके अंदर आप क्या चेक करते हो कि क्या जो आपने जेन्युइन डेटा लिया क्या वो एक्यूरेट है. डेटा तो ले लिया, बहुत ज़्यादा जेन्युइन भी है, लेकिन मुझे वही चीज़ लेनी है जो मेरी रिसर्च से रिलेटेड है, जो कि होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म. तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स आ जाएगा एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, राइट. और ऑथेंटिसिटी या फिर एक्यूरेसी या वैलिडिटी ऑफ द सोर्स जो है वो क्या होगा, इंटरनल क्रिटिसिज्म. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if a researcher conducts a research on finding out which administrative style contributes more to institutional effectiveness, this will be an example of what. So there is a researcher and he wants to check कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है, एंड ही वांट्स टू चेक दैट व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस. तो वो क्या होगा, एक्स पोस्ट फैक्टो. क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो होता है कॉज एंड इफेक्ट आपको चेक करना है. कॉज एंड इफेक्ट ऐसी चीज़ का जो हो चुकी है, एक्स है ना, तो ये तो नहीं होगा. एक्शन रिसर्च, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे एक्शन रिसर्च, बट नहीं, एक्शन रिसर्च नहीं है, क्योंकि एक्शन रिसर्च में हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, इमीडिएट सॉल्यूशन. भाई यहाँ पे उसको सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है,
वो तो सिर्फ चेक कर रहा है कि क्या जो स्टाइल्स हैं उसमें से इफेक्टिव कौन सा है। तो फंडामेंटल रिसर्च भी नहीं कर रहा, वो खोज करने तो नहीं चला एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल की, है ना, फंडामेंटल नहीं है, जिसको कि आप बेसिक भी कहते हो, प्योर भी नहीं कहते हो। तो बचा क्या, अप्लाइड रिसर्च। ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल्स आर देयर एंड ही जस्ट वांट्स टू चेक देयर इफेक्टिवनेस, सो द आंसर इज गोइंग टू बी applied research. Coming to question number 13. The process of educational research involves the following steps: collection of data, statement of objectives, selecting the problem, method, procedure, analysis, interpretation and reporting the result. तो आपको ये जो यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है इसमें से आपको स्टेप्स बताने हैं रिसर्च के। तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या आएगा, सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम आना चाहिए, मेथड प्रोसीजर हो गया, यहाँ पे चेक करते हैं थर्ड कहाँ लिखा हुआ है, ये है ना, तो इसको बी को काट दो। उसके बाद क्या आएगा, सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, देन द सेकंड इज गोइंग टू बी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे भी रिव्यू नहीं लिखा गया, तो आप सीधा स्टेटमेंट करोगे ऑब्जेक्टिव के। देखो 3 के बाद 2 कहाँ लिखा है, दोनों जगह लिखा है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स के बाद मेथड एंड प्रोसीजर आएगा, बिल्कुल सही, ये थर्ड आना चाहिए। उसके बाद आएगा आपका कलेक्शन ऑफ डेटा। देखिए 3, 2, 4, 1, यानी कि आप ये इसको कट कर दीजिए, इन दोनों में से कोई आंसर है 3, 2, 4, 1। अब उसके बाद आपने मेथड प्रोसीजर कर लिया है, कलेक्शन ऑफ द डेटा हो गया है। अब आप डेटा जो आपने कलेक्ट किया है आप करोगे उसका एनालिसिस और लास्ट में करोगे उसका रिपोर्ट रिजल्ट, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, लिस्ट 1 है, डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, डिस्क्रिप्टिव, और साथ में लिस्ट 2 है और आपको इसको मैच करना है। तो अभी हमने किया था हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है, इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख के। तो देखिए बी के साथ सीधा 3 लगा यहाँ पे। चलो चेक कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वो ये कि यहाँ पे ए के साथ भी 4 लिखा है, सी के साथ भी 4 लगा है, कुछ गड़बड़ है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 5, इंटरनल वैलिडिटी। क्या होती है इंटरनल वैलिडिटी? इंटरनल वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब है जो आप कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हो ना, आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख रहे हो इफेक्ट किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, क्या वो वाकई में वही है, कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इम्पैक्ट तो नहीं है। तो ये आप चेक करते हो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। तो ए के साथ ऑप्शन यहाँ पे 5 आएगा। कमिंग टू फिलोसॉफिकल रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च के अंदर आप कंटेंट एनालिसिस करते हो, राइट। फॉर एग्जांपल आपको आइडियलिज्म के बारे में पढ़ना है, सांख्य के बारे में पढ़ना है, आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ना है। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, बड़ा सा सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे आंसर जो सही आएगा वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of studies results in findings that could not be generalized to other situations? Descriptive, historical, experimental, causal, comparative. Descriptive तो सर्वेज भी होते हैं, तो सर्वेज तो आप जनरलाइज कर सकते हो, है ना। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी आप करते हो, आपको पता है, बेशक वैक्सीन के ऊपर हो, इंजेक्शंस के ऊपर हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर हो, तो होता है। कॉजल कंपैरेटिव में भी आप कॉज एंड इफेक्ट फाइंड करने की कोशिश करते हो, पास्ट रिलेटेड होता है लेकिन फिर भी आप कोशिश करते हो कॉज एंड इफेक्ट, लेकिन आप उसे क्या जनरलाइज कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, है ना। लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मौर्यन पीरियड हो गया तो वो मौर्यन पीरियड पे जनरलाइज होगी, पोस्ट मौर्यन के ऊपर होगी। तो हिस्टोरिकल रिसर्च फॉर एग्जाम्पल किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर है तो वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड ही होगी। तो हिस्टोरिकल रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An investigator studied the census data for a given area and prepared a write-up based upon them. अब ऐसे राइटअप को क्या बोलोगे, रिसर्च पेपर, थीसिस, आर्टिकल या फिर रिसर्च रिपोर्ट? तो क्वेश्चन नंबर 16 पॉज करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। तो क्या किया इन्होंने, सेंसस डेटा किसी पर्टिकुलर एरिया डेमोग्राफी का लिया और उसके ऊपर राइटअप, यानी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल लिखा है, इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी, कोई थीसिस नहीं लिखा, कोई रिसर्च पेपर नहीं लिखा, बस एक सेंसस डेटा आया
और अपना आर्टिकल जो है वो लिख दिया, अपना राइटअप जो है वो लिख दिया। और एक और वर्ड आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर राइटअप का सिनोनिमस जो होता है वर्ड वो आर्टिकल भी होता है। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, which of the following qualitative research uses both qualitative and quantitative research tools for data collection? इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव जो रिसर्च मेथड है वो सब्जेक्टिव डेटा के साथ ऑब्जेक्टिव डेटा भी कलेक्ट कर सकता है? ग्राउंडेड थ्योरी मेनली ये सब्जेक्टिव डेटा जो है वो ही लेती है। एथनोग्राफिक रिसर्च फिनोमिनोलॉजिकल भी मेनली सब्जेक्टिव ही लेती है। एक्शन भी कंप्लीटली सब्जेक्टिव या कंटेंट लेती है। स्टूडेंट्स, एथनोग्राफिक रिसर्च ये काफ़ी बारी रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन 2-3 बारी रिपीट हो चुका है लास्ट 5 सालों के पेपर में। एथनोग्राफिक रिसर्च में अब आप बोलोगे कि मैम क्वांटिटेटिव कैसे लगता है, ये तो प्योरली क्वालिटेटिव होता है। बिल्कुल प्योरली क्वालिटेटिव होता है। सपोज स्टूडेंट्स आपने किसी ट्राइब के ऊपर रिसर्च की, ठीक है, आपने ट्राइब के ऊपर रिसर्च की, उनके कल्चर के ऊपर रिसर्च की, लेकिन साथ ही साथ ना आप ये जानना चाहते हो कि वहाँ पे लिटरेट लोग कितने हैं। ओके, आप ये जानना चाहते हो कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना है। आप ये जानना चाहते हो कि एडोलेसेंट्स का और एडल्ट्स का कितना रेशियो है या कितनी प्रतिशत उनकी पॉपुलेशन है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एथनोग्राफी जो है इसके अंदर सही आंसर जो है वो होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which type of research an individual himself or herself is both the investigator and consumer of his or her own research? बहुत ज़्यादा repeated question। ऐसी एक research type जहाँ पे जो researcher है वो research कर भी रहा है, अपने लिए कर रहा है, और जो result होगा वो भी उसके फायदे के लिए होगा, वो उसको consume करेगा। तो ऐसी research होती है action research। For example, किसी टीचर की क्लास के अंदर होती है कोई प्रॉब्लम, एक्शन रिसर्च क्या है कि लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर रिसर्च करते हैं ताकि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आए, इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए। तो सपोज टीचर है, उसकी क्लास के अंदर हुआ कोई प्रॉब्लम, उसने किया प्लान, उसने किया उसके ऊपर एक्ट, ऑब्जर्व किया और रिफ्लेक्ट किया। ये साइक्लिक प्रोसेस जो है वो होता है, और अगर उसको सॉल्यूशन मिलता है गुड इनफ, नहीं तो वो दोबारा ये प्रोसेस जो है वो करती है या करता है, तो खुद ही करते हैं, और उसका जो फायदा है वो भी उन्हीं के लिए ही होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is relevant for both research questions and hypotheses? Description of a single variable, explaining relations among variables, exploration of a central phenomenon, या फिर narrowing the purpose statement in research। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज और क्वालिटेटिव रिसर्चेज में आप दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ आप क्वांटिटेटिव डेटा के साथ आप लगाते हैं, राइट। लेकिन रिसर्च क्वेश्चंस आप क्यों लिखते हैं? जब आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है, थिंक अबाउट इट, व्हाई आर यू राइटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन? सो दैट आपका जो डेटा है वो कंटेन्ड रहे, ताकि आप अपने आप को डीलिमिट कर पाओ कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है एग्जैक्टनेस के लिए, यानी कि एग्जैक्टनेस के लिए। तो ये क्या आएगा? नैरोइंग, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, an independent variable in an experimental study which is manipulated by the investigator at his or her technical will। I think this is a little repeated question, जो दोबारा पूछा गया है, 2 बारी पूछा जा चुका है, तो ट्रीटमेंट वेरिएबल हमारे भी इसमें रिपीट हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, which of the following statistical techniques may be successfully used to analyze research data available on ordinal scale only? Now students, this may seem again repeated question which has been asked twice as the earlier one। इसके अंदर quartile deviation, percentile rank, spearman rank difference, ये तीनों के तीनों आएंगे, यानी कि A, C और option number E, right? Coming to the next question, in calculating an F value, so the last 2 questions were repeated for, let me tell you, they have been repeated in the previous years। So coming to question number 22, आप F value calculate कर रहे हैं डेटा में से, तो इसमें से लास्ट में ऑपरेशन में क्या करेंगे? Finding out the total sum of squares, finding out the ratio of total sum of squares and between sum of squares, finding out the ratio between sum of squares and within the squares, finding out the ratio of within sum of squares and total sum of squares। तो F का फॉर्मूला क्या होता है? एनोवा का फॉर्मूला होता है मीन सम स्क्वायर बिटवीन
ओवर मीन सम स्क्वायर विद इन। तो क्या होगा, फाइंडिंग आउट द रेशियो बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम स्क्वायर एंड विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स। बाकी ये तीनों के तीनों लाइंस जो है फॉर्मूले से मैच नहीं करती। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in rejecting a null hypothesis a researcher is likely to commit which type of error? तो दो प्रकार की एरर्स होती हैं, राइट, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, स्टूडेंट्स दोनों ही एरर्स जो हैं वो कौन सी हाइपोथेसिस को लेके होती हैं, नल हाइपोथेसिस को लेके होती हैं। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो अगेन हाइपोथेसिस या एरर्स में कंफ्यूज होते हैं, तो आपके लिए एक फॉर्मूला है। पहले दोनों प्रकार की एरर्स नल हाइपोथेसिस से रिलेट करती हैं, और पहली जो एरर है उसको याद करने का तरीका है ये एक्रोनिम 1RT, यानी कि टाइप 1 एरर हैपेंस व्हेन यू रिजेक्ट, R इज फॉर रिजेक्ट, T इज फॉर ट्रू, और किसके बारे में है, नल हाइपोथेसिस के बारे में। और टाइप 2 एरर के लिए जो एक्रोनिम मैं यूज करती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ वो है 2AF, दैट इज यू आर एक्सेप्टिंग अ फॉल्स व्हाट, नल हाइपोथेसिस। सो यहां पे बात की जा रही है टाइप 1 एरर की, यानी जहां पे एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर रिजेक्ट कर देता है। अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, मेथोडोलॉजिकल डिफिकल्टीज, पब्लिक नेचर ऑफ एजुकेशन, या फिर मेंटल डिस्कम्फर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। सो इसका जो सही आंसर है वो होगा मेंटल डिस्कम्फर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि एजुकेशनल रिसर्च में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम है, क्या रिसर्च स्टेटमेंट है, किस पे रिसर्च करना चाहते हो, क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है, क्या उसके चैलेंजेस हैं। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। और यहाँ पे आ गया मेंटल डिस्कम्फर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब होता है बेसिकली जो सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं यहाँ पे, राइट। तो कमिंग विद दिस लिमिटेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ये तीनों स्टूडेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शंस हैं, और मेंटल डिस्कम्फर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स थोड़ा सा डिविएट कर जाता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Coming to question number 25, which of the following will be the standard error of mean when standard deviation is 8 and n is equal to 100? So you can pause the video and see for yourself, whereas मैं कर देती हूँ कि standard error of mean का जो formula होता है वो होता है standard deviation divided by square root of n, right? तो क्या आएगा अपने पास, standard deviation कितना है 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 बन जाएगा कितना 10, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.80, राइट। तो कितना आंसर आया 0.8। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी है और उनका प्रोसीजर है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में आ रहा है स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी, और इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी स्टूडेंट्स क्या होती है, दो प्रकार से आप करते हो। एक होता है स्प्लिट हाफ मेथड, है ना, स्प्लिट हाफ मेथड होता है, और एक क्या होता है एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन। स्टेबिलिटी के साथ क्या आ जाएगा, एडमिनिस्टर वन टेस्ट एंड कोरिलेट द आइटम्स टू ईच अदर। आपने एक टेस्ट एक टाइम पे एडमिनिस्टर किया और उसकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आपस में कोरिलेट किया। एडमिनिस्टर डिफरेंट टेस्ट टू द सेम इंडिविजुअल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ दिस शुड गो विद स्टेबिलिटी। ये वाला जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये स्टेबिलिटी के साथ जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक के साथ आप 3 जो है वो लगा सकते हो। अब बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी की। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या होता है, जो दोनों मेथड है स्प्लिट हाफ और एवरेज इंटर आइटम, एक ही टूल या एक ही टेस्ट होता है और आप उसको एक ही सैंपल को एक ही बारी एडमिनिस्टर करते हो और उन्हीं क्वेश्चंस को उनके साथ आप चेक करते हो। तो यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी के साथ 1 लगा लीजिए। देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अब चेक करते हैं इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी। तो अब ये जो 2 ऑप्शंस बच गए हैं इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ना वो जाएगा इक्विवेलेंस और स्टेबिलिटी के साथ। तो चलिए इक्विवेलेंस क्या है, एडमिनिस्टर वन टेस्ट एंड कोरिलेट गलत हो गया,
administer different tests to the same individuals over a period of time, administer the same test, ये test retest के साथ चला गया, administer different test to the same individuals at about the same time. तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंस और स्टेबिलिटी है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, यानी कि आपने 2 टेस्ट बनाए एक ही सब्जेक्ट पे पर डिफरेंट और आपने एक ही टाइम पे उसको एडमिनिस्टर जो है वो किया है, राइट। तो और आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी के साथ सेम टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इक्विवेलेंस के साथ डिफरेंट टेस्ट टू द सेम इंडिविजुअल्स एट अबाउट द सेम टाइम। इक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी के अंदर क्या होगा, आपका डिफरेंट टेस्ट होगा और आप सेम इंडिविजुअल्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो दोगे और टेस्ट रीटेस्ट के साथ ये जाएगा। और इंटरनल कंसिस्टेंसी के साथ एक ही टेस्ट है, एक ही टाइम पे एक ही सैंपल को दोगे और चेक करोगे। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज टर्म्ड एज व्हाट। एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके अंदर जो स्टैंडर्ड डिविएशन जो होती है उसको आप क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड वेरिएंस, सैम्पलिंग वेरिएंस, सैम्पलिंग एरर या फिर स्टैंडर्ड एरर। तो इसका जो आंसर है वो होगा स्टैंडर्ड एरर। स्टूडेंट्स क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सैंपल्स लिए, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स लिए और आपने उनके मीन को प्लॉट किया, ठीक है, ये आ गया आपका मीन पॉप, ठीक है। ये आपके मीन्स लगे हैं यहाँ पे, सपोज आपके पास 100 मीन है, ये मीन 1 है, यहाँ पे मीन 100 है, राइट। तो इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगी उसको आप क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड एरर, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च, रिव्यूइंग ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज डन टू क्लासिफाई द डिजाइन ऑफ द स्टडी, ascertain the quantitative or qualitative nature of the situation, ensure the contribution of the study to existing literature, identify the effective ideas and practices। ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप जब रिसर्च करते हो तो आप भाई रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि रिलेटेड स्टडीज क्यों पढ़ते हो, क्या रीजन है। क्लासिफाई द डिजाइन, ascertain the quantitative qualitative nature नहीं, ensure the contribution of the study to existing literature या फिर identify the effective ideas and practices। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो ना आपको बहुत कुछ पता चलता है, आपको पता चलता है डिजाइन ऑफ द स्टडी कैसा होना चाहिए, आपको पता चलता है कि गैप्स कैसे हैं, आपको एरिया के बारे में क्या आइडियाज चल रहे हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या ऑलरेडी थ्योरीज डेवलप्ड हैं, क्या ऑलरेडी रिसर्चेज हैं, अगर रिसर्चेज हैं जो आप रिव्यू कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, क्या रिजल्ट रहा, ये सारा का सारा आपको रिव्यू से पता चलता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 29, परसेंटाइल रैंक क्या होता है। तो परसेंटाइल रैंक क्या होता है, एक स्केल होता है 100 का और ये स्केल है 100 का और इसके ऊपर सपोज ये स्केल है, राइट। 100 के स्केल पे आपकी जो पोजीशन है वो बताती है कि आप किस नंबर पे हैं और ये बताता है कि आपसे पीछे, माइंड बाय वर्ड्स, आपसे पीछे कितने लोग हैं। सपोज आपका परसेंटाइल आता है 98, इसका मतलब 100 के स्केल के ऊपर आप 98 पे हैं, लेकिन इससे डेप्थ में मीनिंग ये है कि 98% बच्चों ने आपसे कम स्कोर किया है, राइट। तो गोइंग विद दिस डेफिनेशन लेट्स सी, actual score received on a test नहीं, the proportion of students who received passing नहीं, the percentage correct on a test नहीं, the proportion of students who received the same or lower raw score, यानी कि वो सभी बच्चे, अगर आप 98 परसेंटाइल रैंक बोलते हो तो वो सभी स्टूडेंट जिनका 98 परसेंटाइल रैंक आया है और 98% बच्चे जो है उन्होंने इनसे कम स्कोर किया। क्वेश्चन नंबर 30 है कि व्हाट इज द एरिया अंडर अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो एरिया है वो कितना होता है। स्टूडेंट्स एग्जैक्ट एरिया जो होता है वो आप जानते हो, वो होता है 99.73%। जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली 100%। इसको हम -3 से लेके +3 सिग्मा या z से भी डिनोट करते हैं और स्टूडेंट्स इसको एक सिंगल नंबर 1 से भी डिनोट करते हैं। यही नहीं,
हम इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शंस हाफ, 0, 1 में दिए, तो यहाँ से हम 1 चूज करेंगे। विच काइंड ऑफ स्क्यूनेस इज प्रेजेंट, जहां पे मीन जो है वो मोड से बड़ा है और मीन जो है वो मीडियन से भी बड़ा है। तो ये कह रहा है पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, नो स्क्यूनेस, नन ऑफ। तो ये तो हो नहीं सकता है ना, पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी या नेगेटिव होगी। तो चलो करके देखते हैं। मीन बड़ा है मोड से, यानी कि पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। ये रहा मीन, है ना, ये है मोड, लेफ्ट साइड में है तो मोड क्या होगा, छोटा होगा। सैंडविच बना किसका, मीडियन का। तो यहाँ पे क्या हुआ, मीन जो है वो बड़ा है मीडियन से, और मीडियन बड़ा है किससे, मोड से है। उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मीन मोड से भी बड़ा है, मीन मीडियन से भी बड़ा है। तो ये कब होगा, कौन से प्रकार की स्क्यूनेस है, पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर ऐसा जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The standard normal distribution has what? Again normal probability curve के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि बताओ भाई इसका मीन कितना है और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी होती है। स्टूडेंट, मीन को हम O मान के चलते हैं, O ऑर्डिनेट, और स्टैंडर्ड डिविएशन मान के चलते हैं हम 1, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ये आपको याद करना पड़ेगा, एनपीसी की होती है 1, ठीक है। नाउ थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। मीन दिया है 68, स्टैंडर्ड डिविएशन दी है 15.4 फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्ट द स्कोर ऑफ 95 इनटू जेड स्कोर और सिग्मा स्कोर। तो जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, जेड स्कोर का फॉर्मूला होता है x माइनस एम ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x होगा 95, तो यहाँ करते हैं हम 95 माइनस m यानी कि 68 डिवाइडेड बाय 15.4। आपको क्लियरली दिखे, आप ये करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, z स्कोर। सो इसको क्लियरली देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 95 माइनस 68 कितना आएगा आपका, 78, 88 यानी 27, 27 डिवाइडेड बाय 15.4, 27 डिवाइडेड बाय 15.4 आपके पास आंसर आ जाएगा 1.75। हाँ जी, अब इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टसेस आर व्हाट रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल कर्व के अंदर 0 स्क्यूनेस होती है ना। अगर स्क्यूनेस हो गई तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा, वो अपनी नॉर्मैलिटी जो है वो खो देगा। तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस हमेशा 0 होती है, और कर्टसेस जो होती है वो एक नॉर्मल कर्व जो है वो कहलाता है मीजोकर्टिक कर्व। और मीजोकर्टिक जो कर्व होता है ना, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 0.263, जिसको कि आप 3 भी बोलते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्यूनेस होगी 0 और कर्टसेस कितनी होगी, 3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। द कर्टसेस फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, अभी बताया आपको 3 होगा मीजोकर्टिक कर्व, और स्क्यूनेस फॉर अ नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कैसे एनटीए जो है आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चन जो है पूछती है, एंड दिस वाज माय पर्पस। सी द सेम कॉन्सेप्ट, हाउ डिफरेंटली इट हैज बीन फ्रेम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टी स्कोर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ जेड स्कोर ऑफ 3 विल बी व्हाट। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू, 1 सेकेंड, हम तो फॉर्मूला ही लिखना शुरू हो गए सीधा, 10z प्लस 50, ये फॉर्मूला होता है। तो आपके पास आया 10z कितना होगा, 10 इंटू 3 करो प्लस 50, यानी कि आपके पास आ जाएगा 80। 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 80। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, और आपके स्टैट्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हुए हैं, रिसर्च के भी कॉन्सेप्ट्स हमने किए। आई ट्राई टू शो दैट हाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर आस्क्ड रिपीटेडली बट इन डिफरेंट लैंग्वेज। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास एज मच एज आई डिड। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट यूनिट को अच्छे से कवर करते हैं। टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।